नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजापुर सुकमा सीमा पर जोनागुड़ा और अलीगुड़ा के पास नक्सलियों के साथ गोलीबारी में शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद जवानों को पुष्पांजलि अर्पित करने और श्रद्धांजलि देने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनते ही नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई तेज हुई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार कैंप खोलकर ग्रामीणों तक सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीण तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। नक्सली नहीं चाहते कि ग्रामीणों तक सरकारी योजनाएं पहुंचे और गांव व ग्रामीण विकसित हो। टेकुलगुड़ा के पास नक्सली मुठभेड़ में हमारे 3 जवान शहीद हुए और 15 जवान घायल हुए। तो सबसे पहले तो तीनों जवान के शहादत को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देने भी आए हैं। और जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, नक्सलवाद के साथ लड़ाई मजबूत हुई है और इसका बौखलाहट नक्सलियों में है। और कल की घटना में भी वहां पर टेकुलगुड़ा में कल ही सुरक्षा शिविर, सुरक्षा कैंप शुरू हुआ था और अचानक हमारे जवानों के ऊपर में अटैक हुआ। लेकिन लगातार ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। कल हम लोग रायपुर में अस्पताल भी गए, बालाजी अस्पताल और नारायणा अस्पताल। हमारे जवानों से मिले जो घायल हुए हैं और बहुत मजबूती के साथ, साहस के साथ उन्होंने मुकाबला किया। उनके हौसले बुलंद हैं और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। और हम लोग हमारी सरकार सुरक्षा कैंप स्थापित करके ऐसे क्षेत्रों में सरकार की जो योजनाएं हैं, जो सुख सुविधा है, उसको पहुंचाना चाहते हैं। उनके बसाहट तक रोड बने, उनके पक्का के मकान बने, उनके घरों में बिजली पहुंचे, राशन पहुंचे, ये सब हम लोग चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है। लेकिन शायद नक्सली लोगों को ये सब मतलब अच्छा नहीं लगता है और इसलिए एक कैंप का विरोध करते हैं। लेकिन हमारे जवानों के हौसले बुलंद हैं, लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत बड़ी समस्या है उन इलाकों में, इसीलिए जवान तक सूचना नहीं पहुंच। मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए क्या करेगी सरकार? सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। अभी कुछ दिन पहले माननीय गृह मंत्री जी हमारे देश के आए हुए थे और सब विषयों पर चर्चा हुई है। जो भी बुनियादी जरूरतें हैं सब पूरा सबको पहुंचाएंगे। 3 साल के अंदर सुकमा जिले के जगरगुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम टेकल गुड़ेम में माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए, वहीं 15 जवान घायल हो गए हैं, जिनका इलाज रायपुर के अस्पताल में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अस्पताल पहुंचकर घायल जवानों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री साय ने चिकित्सकों को जवानों के बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अब नक्सलवाद के साथ लड़ाई तेज होगी। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मैं उन सभी जवानों को सलाम करता हूं जो कल बीजापुर सुकमा सीमा पर जुनागुड़ा और अलीगुड़ा के पास नक्सलियों के साथ गोलीबारी में शहीद हो गए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार हमेशा उनके परिवार के लिए मौजूद है। की जवानों से किस तरीके की स्थिति है? आज सुकमा जिले के अंतर्गत टेकुलगुड़ा के पास नक्सलियों से हमारे जवानों का मुठभेड़ हुआ और बहुत साहस के साथ हमारे जवानों ने मुकाबला किया। लेकिन जैसे हम लोग उन लोगों से मिले तो भारी संख्या में वो लोग थे और देसी बम का बहुत उपयोग कर रहे थे। और टेकुलगुड़ा में आज ही सुरक्षा कैंप स्थापित हुआ था और सुरक्षा कैंप वहाँ के लोगों की सुख सुविधा के लिए सरकारी जो योजनाएं हैं उन तक पहुँचे, इसके लिए स्थापित होता है। और ये नहीं चाहते हैं नक्सली की सुरक्षा कैंप स्थापित हो। और चूँकि अब डबल इंजन की सरकार है और जब से छत्तीसगढ़ में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, नक्सलियों के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये लोग बौखलाए हुए हैं और एक कायराना हरकत किए हैं। और आज की घटना में 3 जवान शहीद हुए हैं, 14 जवान घायल हुए हैं और 14 में से 4 जवान यहाँ पर नारायणा हॉस्पिटल में एडमिट हैं, 4 जवान बालाजी हॉस्पिटल में और 6 जवान जगदलपुर में हैं। और आज हम गृह मंत्री जी, हम केदार जी सब घायलों से यहाँ पर मुलाकात किए हैं और जो उनकी आप बीती सुने हैं, बहुत मजबूती के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी है और निश्चित रूप से अब नक्सलियों का अंत समय आ गया है और हमारी डबल इंजन की सरकार आने वाले समय में नक्सलवाद को बिल्कुल समाप्त करेगी। सर, उनकी तरफ से भी कोई कैजुअल और उसके बिना उस क्षेत्र में उस पूरी जनता के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए ये सारी सुविधाएं पहुंचाना असंभव है। तो ये जो कैंप हैं, ये विकास के कैंप हैं। जो कुछ हुआ है कल, उसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनके चरणों को छूकर नमन करता हूं और सरकार हर समय उनके परिवार के साथ होगी। राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार में जो कुछ प्रावधान है, बहुत अच्छे प्रावधान हैं, वो सारे प्रावधान पूरे किए जाएंगे। परंतु कल की घटना का विषय ये है कि एक बड़ी जीत जवानों ने दर्ज की है। उस स्थान पर जहां कुछ भी जाना संभव नहीं था, वहां पर अब विकास का कैंप लग रहा है। जिस तरह से लेकिन घटनाएं पिछले कुछ क्या है, मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का, अमित शाह जी का रायपुर का प्रवास, उनकी स्पष्ट नीतियां और उनके माध्यम से जो अभियान चलाए जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ की सरकार की स्पष्ट नीति है इस विषय पर। पिछले बार का मैं आपको आंकड़ा दूंगा कि 209 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें 5 साल तक ईंट नहीं रखा गया उसमें। क्यों नहीं रखा गया भाई? नक्सलियों से मुठभेड़ में घायल सुरक्षा कर्मियों पर छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा ने कहा कि नक्सलियों की ओर से फायरिंग हुई थी, हमारे जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। हमारे पास वीडियो फुटेज है जिसमें नक्सली उनके लोगों के शवों को उठाते दिख रहे हैं। वहीं बस्तर आईजीपी सुंदर राज ने बीजापुर सुकमा सीमा पर जोनागुड़ा और अलीगुड़ा के पास नक्सलियों के साथ गोलीबारी की जानकारी देते हुए बताया कि 3 जवानों ने दम तोड़ दिया। हमारे जवानों ने गोलीबारी में मुंह तोड़ जवाब दिया। हमें कम से कम 6 नक्सली कैडरों को मार गिराने के दृश्य मिले हैं। हमारे जो नक्सल विरोधी अभियानों की श्रृंखला में आज नक्सलियों की जो घोर मांद के अंदर एक हमारा टेकलगुडम कैंप स्थापित किया गया है। टेकलगुडम कैंप स्थापित करते समय नक्सलियों की तरफ से फायर हुआ। हमारे जवानों ने काफ़ी बहादुरी से लड़ा उसको, नक्सलियों को खदेड़ा। नक्सलियों को काफ़ी हानि भी हुई है, उसके बारे में कुछ दिनों में पता चल जाएगा। जो वीडियो फीड आ रहे हैं वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि नक्सली काफ़ी डेड बॉडीज अपनी उठा के लेके जा रहे हैं वहाँ पर। और इसके अंदर हमारे टोटल 15 जवान को स्प्लिंटर्स की और बुलेट की इंजरीज आई हैं। 3 जवानों को शहादत हुई है, मैं उनकी शहादत को नमन करता हूं। और जो घायल जवानों हैं उनको जल्दी से जल्दी अच्छा उपचार मिले, इसकी हम उसको सुनिश्चित करें। हमारी स्ट्रैटेजी कोर एरिया में जाने की है और निरंतर नक्सल विरोधी अभियान में और भी तेजी लाई जाएगी। और जहां जहां पर हमारे कैंप स्थापित करके इंटीरियर एरियाज के अंदर जो भी वहां पे जनमानस को सुविधाएं दी जानी है, उस कैंप के माध्यम से राज्य शासन और केंद्र शासन की वो सुविधा उन सबको उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि नक्सलियों से वो टूट कर राज्य शासन और केंद्र शासन की तरफ जुड़े। वो अभी जो वीडियो फीड्स आएंगे उसकी अब विश्लेषण करके देखेंगे उसकी आगे की रणनीति अपने को कैसे करनी है। टोटल मिला के जैसा मैंने बताया कि 15 जवान घायल हैं। 15 में से 8 जवान यहाँ पे आपने देखे, 4 जवान रायपुर में हैं, 8 जवान यहाँ पर हैं, 6 जवान जगदलपुर में हैं और 1 जवान बीजापुर के अंदर ही है। तो बाकी घायलों का उपचार चल रहा है वहाँ पर। बस्तर क्षेत्र के नक्सल प्रभावित इलाका में नक्सल विरोधी अभियान, साथ साथ क्षेत्र की जनता को मूलभूत सुविधा से उन्हें लाभान्वित करने के लिए लगातार विगत दिनों में नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए थे। इस सिलसिला में आज जिला सुकमा एवं बीजापुर के सीमावर्ती टेकलगुडम इलाका में नवीन कैंप स्थापित की जा रही थे। कैंप स्थापना के लिए हमारा आउटर कॉर्डन में सुरक्षा बल तैनात थे। इस दौरान माओवादी को पेट्रोल नंबर 1 MCRC यानी फॉर्मेशन का माओवादी द्वारा जो हमारा आउटर कॉर्डन में जो लगा हुआ कोबरा और STF, DRG, CRPF के बल के साथ उनकी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में हमारे जवान द्वारा काफी मुंहतोड़ जवाब दिए गए थे। उसमें संभवतः माओवादी को कम से कम 6 कैडेट मारा जाने का हमारे पास अभी विजुअल्स प्राप्त हुई है। साथ साथ इस घटना के दौरान हमारा जो 3 जवान है
उनमें से 2 कोबरा 201 बटालियन का और एक सीआरपीएफ 150 वाहिनी का 3 जवानों का शहादत हुई है। उन्होंने काफी बहादुरी से इस मुठभेड़ में लड़ाई लड़ा, लेकिन दुर्भाग्यवश तीनों घायल हुआ और घायल के पश्चात उन्होंने स्पॉट में उनका शहादत भी हो गए थे। अन्य जो 14 हमारा जवान है जिन्हें स्प्लिंटर इंजरी और मामूली चोट आए थे, उन्हें तत्काल अभी हेलीकॉप्टर के माध्यम से इवैक्यूएट करके जबलपुर मेडिकल कॉलेज एवं रायपुर में 2 अन्य हॉस्पिटल में उनका इलाज की जा रही है। सभी जवान अभी कतर से बाहर हैं, उनका इलाज अभी लगातार जारी, उनका कंडीशन स्टेबल बताई जा रहा है और आसपास इलाके में अभी लगातार एडिशनल रीइंफोर्समेंट पार्टी के साथ कार्रवाई की जा रही है। 2021 में उसी टेकलगुरम में तब एक अभियान के लिए हमारा सुरक्षा बल गए थे, उसमें हमको काफी बड़ी क्षति हुई थी। उनमें से हमारा 23 जवान का शहादत भी हुआ और हमारा इरादा है उन इलाका में जो माओवादी का एक मजबूत गढ़ माना जाता है, उन इलाका में हम नियमित रूप से उपस्थित रहकर क्षेत्र की जनता को माओवादी उनके गतिविधि से मुक्ति दिलाने के साथ साथ विकास कार्य को भी गति देने के उद्देश्य से कैंप स्थापित की जा रही है। आज का एक घटना के बावजूद हमारा इरादा मजबूत है, हम पीछे नहीं हटेगा, वो कैंप यथावत स्थापित रहेगा और आने वाले समय और मजबूती से माओवादी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए ये कैंप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तीनों शहीद जवान को हम नमन करते हैं, उन्होंने काफी बहादुरी से इस लड़ाई लड़ा है। जनता के हित में जो हमारा सभी कैंप स्थापित की जा रही है उसमें हमारा पूर्व में भी काफी नुकसान हुआ, लेकिन आज जो घटनाक्रम हुआ उसमें हमारा सभी जवान ने काफी बहादुरी से लड़ाई लड़ा है और हम उनके ऊपर गर्व है। उन तीनों जवानों की शहादत को हम नमन करते हुए उनकी बलिदान को व्यर्थ नहीं होने देगा, उनकी बलिदान को सम्मान करने के उद्देश्य से ये कैंप और मजबूती से स्थापित रहेगा और आने वाले समय और मजबूती से हम आगे कार्रवाई करेगा। नहीं देखिए, जैसा जिस इलाके में हम अभी आगे प्रवेश कर रहा है, जैसा माओवादी का एक मजबूत गढ़ जो माना जाता है और इसके पूर्व में भी जैसा मिनपा में भी वर्ष 2020 में घटना हुआ है, उसके बाद फिर हम मिनपा में भी कैंप स्थापित करके आज की डेट में मिनपा में एक सामान्य वातावरण निर्मित करने के लिए हम काफी हद तक आगे बढ़ गए थे। और जैसे माओवादी का टेकलगुरम हो यानी जो भी उनके स्ट्रॉन्ग इलाका है उनमें हमारा इरादा मतलब उसको उनकी कब्जे में नहीं रहने देगा, उसमें बड़े हमको काफी मजबूती से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। उसी तैयारी के साथ ही गई, लेकिन लड़ाई में हमारा जवान का भी बहादुरी से लड़ने के बावजूद भी शहादत हुआ, क्योंकि क्षेत्र ऐसी है, उनकी काफी मजबूत गढ़ माना जाता है माओवादी का। हम की पूरा तैयारी के साथ गए थे, लेकिन उसके बाद इस बार शहादत होने के बावजूद भी हम पीछे नहीं हटे हैं। अभी भी हमारा वरिष्ठ अधिकारी से लेकर सभी जवान मोर्चा में तैनात होकर अभी लड़ाई को लड़ रहा है और आने वाले समय और हमारा जो मोर्चाबंदी और मजबूत होगा और इस इलाके से हम पीछे नहीं हटेगा, क्षेत्र की जनता के सहयोग से और आगे मजबूती से जाएगा। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसी न्यूज के साथ। युग राम राज का आ गया शुभ दिन, ये आज का आ गया, हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182 और भिलाई में 18 नंबर रोड, पटेल डेयरी के पास, कैंप 1 भिलाई। मोबाइल नंबर 8815563954।
सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन, हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, जी रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। दुर्ग के राइस मिलर विनीत गुप्ता के ऑफिस में तड़के सुबह इनकम टैक्स की टीम ने दबिश दी। वहीं जांच में जुटी 1 दर्जन से अधिक अधिकारियों की और कर्मचारियों की टीम तैनात रही। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र स्थित विनीत गुप्ता राइस मिलर के ऑफिस और घर में इनकम टैक्स की टीम ने आज सुबह तड़के ही छापामार कार्रवाई की है। इस दौरान विनीत गुप्ता के दुर्ग में शाही चौक स्थित पारक कॉम्प्लेक्स ऑफिस में दबिश दी गई। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार पूर्व में राइस मिलर विनीत गुप्ता फर्जी ईडी टीम से 2 करोड़ की ठगी के शिकार हो गए थे, जिसके बाद आज इनकम टैक्स की टीम ने घर और ऑफिस में दबिश देकर अपनी कार्रवाई शुरू की। इस दौरान करीबन 1 दर्जन से भी अधिक अधिकारी कर्मचारी इस कार्रवाई में शामिल रहे। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। शपथ फाउंडेशन भिलाई द्वारा 2 फरवरी को थैंक यू भिलाई का आयोजन किया जाना है। थैंक यू भिलाई आयोजन का ये 6वां वर्ष है। शपथ फाउंडेशन के संरक्षक एवं पूर्व सीएसपी वीरेंद्र सतपथी ने बताया कि भिलाई इस्पात संयंत्र को आरंभ करने के लिए भारत एवं सोवियत संघ ने 2 फरवरी 1955 को एग्रीमेंट में हस्ताक्षर किया था। इस ऐतिहासिक तिथि की याद में आगामी 2 फरवरी 2024 को कला मंदिर में संध्या 5 बजे शपथ फाउंडेशन द्वारा थैंक यू भिलाई का आयोजन किया जाना है। श्री सतपथी ने ये भी कहा कि मिनी इंडिया के नाम से मशहूर शहर भिलाई एक ऐसा शहर है जो सभी प्रांतों से आने वाले लोगों को दिल से अपनाया है, उनको रोटी, कपड़ा, मकान एवं सम्मान दिया है। बदले में हम सक्षम होते हुए भी भिलाई को क्या देते हैं। हमारा मकसद है कि सब मिलकर भिलाई को एक स्वर में थैंक यू भिलाई बोलें। नमस्कार, मैं वीरेंद्र सतपथी सामाजिक संस्था शपथ फाउंडेशन का संरक्षक हूँ। प्रतिवर्ष 2 फरवरी को हम एक थैंक यू भिलाई कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। थैंक यू भिलाई क्यों? 2 फरवरी 1955 को भारत और सोवियत संघ के बीच भिलाई में स्टील प्लांट स्थापना के लिए एग्रीमेंट में साइन हुआ था, सिग्नेचर हुआ था। उस दिन को यादगार रखने के लिए हम 2 फरवरी को ही थैंक यू भिलाई आयोजन करते हैं। भिलाई में जो भी जन्मा या बाहर से आकर यहाँ पर बसा, भिलाई शहर उसको मान सम्मान, काम मुकाम सब कुछ दिया, सम्मान सब कुछ दिया। बदले में हम सक्षम होते हुए भी भिलाई को क्या दिए? कुछ भी नहीं। तो हमारा मकसद है, आइए हम सब मिल करके हमारी जननी भिलाई को एक बार एक स्वर में थैंक यू बोले। तो ये हमारा मकसद है थैंक यू भिलाई का। जिस तरह से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है अलग अलग विषयों में चुनिंदा व्यक्तियों को, हमारा भी यह प्रयास रहता है कि अलग अलग 9 विषयों पर भिलाई शहर में कार्यरत अनेक सज्जन जिनका काम बहुत ही नेक है, समाज में जिनका बहुत नाम है, इनको हम चयनित करके उन्हें भिलाई रत्न से सम्मानित करते हैं, जिसमें खेल, साहित्य, शिक्षा,
महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण इत्यादि इत्यादि। इसी प्रकार भिलाई में अनेक सामाजिक संगठन हैं जो न केवल अपने समाज के लिए बल्कि भिलाई शहर के लिए बढ़ चढ़ के काम करते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। वृक्षारोपण हो, वृद्धाश्रम में जा कर के उनके लालन पालन हो, इस तरह के अनेक उनका कार्यक्रम रहता है। तो हम ऐसे सामाजिक संस्थाओं को भी सम्मानित करते हैं। तो 2 फरवरी को कला मंदिर में शाम 5:30 बजे थैंक यू भिलाई का आयोजन है। आप सब आइए, कार्यक्रम का आनंद लीजिए। और इसमें प्रसिद्ध नाट्य निर्देशिका डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित भिलाई की बहू एक नाट्य कार्यक्रम है। बहुत ही रोचक, बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। आप सब उसका भी आनंद लीजिए। तो आप सबसे मेरा आग्रह है कि 2 फरवरी शाम 5:30 बजे कला मंदिर सिविक सेंटर भिलाई में आएँ और थैंक यू भिलाई में शामिल हो। थैंक यू। इन दिनों यातायात पुलिस विभाग द्वारा यातायात सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसके तहत अब 1 फरवरी से हाईवे और सेंट्रल एवेन्यू पर चलने के लिए नए नियम लागू हो रहे हैं। लागू नियम का पालन नहीं किया तो होगी बड़ी कार्रवाई। तो हो जाए सावधान और देखें क्या है नियम जो 1 फरवरी से लागू होने वाला है। अब वे लोग सावधान हो जाएं जो बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाते हैं और सेंट्रल एवेन्यू और हाईवे पर चलते हैं, क्योंकि 1 फरवरी से यातायात विभाग दुर्ग द्वारा सेंट्रल एवेन्यू और हाईवे पर चलते समय दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और ऐसा नहीं करने पर बड़ी कार्रवाई का सामना दोपहिया वाहन चालकों को करना पड़ सकता है। इसके पूर्व भी यातायात विभाग द्वारा लगातार बैनर पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता रहा है कि दोपहिया वाहन चालक वाहन का चालन करते समय बिना हेलमेट न चलें और 3 सवारी भी न चले। बावजूद इसके दोपहिया वाहन चालक गैर जिम्मेदार तरीके से वाहन का चालन करते हैं और अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हैं। परंतु 1 फरवरी से यह नियम काफी सख्ती के साथ लागू किया जा रहा है। वहीं सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत एक नया नज़ारा भी देखने को मिला, जहां नेहरू नगर चौक पर सिग्नल लाइट विगत कुछ दिनों से खराब पड़ी हुई है, जिसके अभाव में यातायात आरक्षकों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। 1 फरवरी से लागू होने वाले सख्त नियम के बारे में यातायात पुलिस विभाग दुर्ग के डीएसपी सतीश ठाकुर ने एशियन न्यूज टीम को जानकारी दी है। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जिलाधीश महोदय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय उपस्थित थे। जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि 1 फरवरी से नेशनल हाईवे में दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य रहेगा और उसी प्रकार सेंटर एवेन्यू में दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य है। तो ये दोनों रोड में पायलट प्रोजेक्ट के तहत हेलमेट में कार्रवाई की जाएगी और अलग से चेकिंग पॉइंट भी लगाया जाएगा और जो भी हेलमेट नहीं पहनेगा उसमें सख्त कार्रवाई करेंगे। और इसके अलावा हम लोग कैमरे के माध्यम से मॉनिटरिंग करेंगे कि यदि कोई हेलमेट पहना नहीं मिलता है तो उसका चालान भी भेजेंगे, क्योंकि लगातार देखने में ये आता है कि जो दुर्घटनाएं अधिकांश दोपहिया में ऐसे व्यक्ति शिकार होते हैं जो हेलमेट नहीं पहनते हैं। तो इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए कल से विशेष अभियान चेकिंग पॉइंट लगाया जाएगा। और जो सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में ये भी निर्णय लिया गया है कि जो 8 नए ब्लैक स्पॉट बने हैं उसमें भी इंजीनियरिंग सुधार किया जाए। उसमें जो भी कैट्स आई है और रम्बलर ब्रेकर बनाना है, संकेतक बोर्ड है, साइन बोर्ड है और रोड मार्किंग है, उसको भी शीघ्र से पूरा किया जाएगा। और NH में जो डबरा पारा का फ्लाईओवर बन रहा है और उसको भी शीघ्र कंप्लीट करने के लिए 12 फरवरी की गाइडलाइन दिया गया है, उसको चालू कर दिया जाएगा। तो जिससे निश्चित रूप से लोगों को और आम नागरिकों को काफ़ी सुविधा मिल पाएगी। एक तरफ जिले में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए यातायात पुलिस विभाग एक बार फिर हेलमेट नियम को सख्ती से लागू कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सड़क सुरक्षा माह मनाते हुए भी सड़क के चौक चौराहों पर सिग्नल लाइट खराब पड़ी हुई है। एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बनी रहिए एशियन न्यूज के साथ। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश,
स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए। इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में श्री राम लला और उनके मंदिर दर्शन के लिए भाजपा ने केंद्र सरकार से सहयोग से दुर्ग से 7 फरवरी को दर्शनार्थियों का पहला जत्था रवाना होगा, जिसको लेकर विधानसभा सीटों के महत्वपूर्ण नेताओं की बैठक आयोजित की गई। अयोध्या में श्री राम लला और उनके मंदिर दर्शन के लिए भाजपा ने केंद्र सरकार के सहयोग से दर्शन योजना बनाई है। इस योजना के माध्यम से श्री राम लला के दर्शनार्थ जाने वाले राम भक्तों के पंजीयन व्यवस्था और उनके आवागमन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से समिति के प्रदेश संयोजक धर्मलाल कौशिक ने दुर्ग संभाग के सभी जिला अध्यक्षों सहित 20 विधानसभा सीटों के महत्वपूर्ण नेताओं की बैठक लेकर चर्चा की है। साथ ही बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा पूरे भारत में अयोध्या राम मंदिर के दर्शन हेतु आस्था ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा जो दर्शन योजना बनाई गई है उसमें भाजपा द्वारा विशेष रूपरेखा तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत दर्शनार्थियों का पहला जत्था 7 फरवरी को सवेरे दुर्ग रेलवे स्टेशन से आस्था स्पेशल ट्रेन के माध्यम से रवाना होगा, जिसे हरी झंडी दिखाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित प्रदेश शासन के अन्य मंत्री और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। इस संबंध में जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने अपनी जानकारी दी है। दुर्ग संभाग के श्रद्धालुओं के लिए गौरव का विषय है और सौभाग्य का विषय है कि 7 फरवरी को जगत के पालनहार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जो भव्य मंदिर बने हैं अयोध्या में, उसके दर्शन के लिए जा रहे हैं, जिसमें सशुल्क है। प्रत्येक जाने वाले व्यक्ति को 1400 रुपये जमा करना है और दुर्ग संभाग में 20 विधानसभा है और ट्रेन में कुल बोगी 20 है, तो एक विधानसभा में एक बोगी अर्थात 72 लोग जाएंगे। इसमें सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं जिन लोग श्रद्धालु हैं। इसमें कोई पार्टी का विषय नहीं है। जो श्रद्धालु हैं ऐसे समस्त बंधु बहनों को हम 7 तारीख को ले जाएंगे और दूसरा खेपा जो है 28 फरवरी को फिर से दुर्ग संभाग के सीनियर सिटीजन जो स्वस्थ हैं, चूँकि अभी उत्तर प्रदेश में ठंडी बहुत है, तो कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ है जा सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री द्वारा बनाई गई इस दर्शन योजना की वजह से
पूरे भारतवासियों को अयोध्या जाकर श्री रामलला के दर्शन प्राप्त करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के वर्षों पुराने धमदा नाका ओवरब्रिज का जल्द जीर्णोद्धार होने वाला है। शासन द्वारा लगभग 55 करोड़ के प्रस्तावित लागत से खस्ताहाल ब्रिज की मरम्मत कर इसका कायाकल्प किया जाएगा। दुर्ग जिले के वर्षों पुराने धमदा नाका ओवरब्रिज के जीर्णोद्धार को लेकर स्थानीय प्रशासन द्वारा दिए गए प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। शासन द्वारा लगभग 55 करोड़ से भी ज्यादा के वास्तविक लागत से खस्ताहाल ब्रिज की मरम्मत की जाएगी। संभवतः दुर्ग जिले का यह सबसे पहला ब्रिज है जिसका निर्माण भूतपूर्व प्रधानमंत्री मोतीलाल वोरा के द्वारा करवाया गया था। अविभाजित मध्य प्रदेश शासन काल के दौरान स्वर्गीय मोतीलाल वोरा 2 बार मुख्यमंत्री बने। उसी दौरान लगभग 35 साल पहले धमदा नाका ओवरब्रिज का निर्माण किया गया था। पूरे शहर के लोगों को उस दौरान कई रेलवे ट्रैक से होकर इस पार से उस पार जाने में बड़ी परेशानी होती थी। कई ट्रेनों के गुजरते तक क्रॉसिंग बंद ही रहता था। समय समय पर मरम्मत के न होने से ब्रिज काफी जर्जर हो गया है। इस मात्र एक पुल से दिन भर में सैकड़ों छोटी बड़ी मालवाहक और सवारी गाड़ियां गुजरती है। इस समस्या के समाधान के तहत विधायक गजेंद्र यादव ने इसकी जर्जर हालत में सुधार लाने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा था, जिसके तहत अब 55 करोड़ की लागत से इसे नया रूप दिया जा रहा है। हमारा जो मेन रोड जा रहा है, मेन रोड में जो ब्रिज है धमदा नाका ब्रिज, जो 33 साल पुराना ब्रिज है, उसको नया बनाने के लिए हमने दिया है, बजट में जुड़ भी गया है। 55 करोड़ रुपये बजट में, इस साल के बजट में उसको ले रहे हैं कि एक नया ओवरब्रिज बन जाएगा। दुर्ग शहर वासियों की बहुप्रतीक्षित मांग अब पूर्ण होने वाली है और दुर्ग शहर के इस पहले ब्रिज का कायाकल्प भी बहुत जल्द किया जाएगा। एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी औद्योगिक क्षेत्र स्थित सूर्यकुंड परिसर में श्री हनुमान श्रद्धा भक्ति महिला समिति एवं कलश यात्रा निकालने के बाद 26 जनवरी से शिव महापुराण कथा का आयोजन रामगोपाल शर्मा की देखरेख में किया जा रहा है। शिव महापुराण कथावाचक श्री वृंदावन धाम से पधारे आचार्य जुगल किशोर द्विवेदी अपने श्रीमुख से कथा का श्रवण करा रहे हैं, जिसे बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाएं व पुरुष शामिल होकर कथा का श्रवण कर रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड के सूर्यकुंड परिसर में आयोजित शिव महापुराण कथा का श्रवण करने सैकड़ों की संख्या में भक्त रोजाना पहुंच रहे हैं। 1 फरवरी को शिव महापुराण का पूर्णाहुति के साथ समापन होगा, जिसके पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन भी यहाँ पर किया जाएगा। और भगवान श्री हरि ने भी एक संकल्प किया हुआ है आपस में एक दूसरे के लिए, क्योंकि एक दूसरे को प्रभु मानते हैं। कहा है कि प्रभु जब आप अवतार लोगे तो आपके उस रूप के दर्शन करने पहले हम जाएंगे, और वो कहते हैं प्रभु जब आप अवतार लोगे तो हम आपके दर्शन करने जाएंगे। तेरा जन्म सफल हो जाएगा, और मन गीत गाएगा। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम, जय श्री राम, राम आएंगे आएंगे राम। शिरोद्धा प्रचोदयात् सेवन्तिका वकुल चंपक पाटलाब्जै पुण्णाग जाति कर वीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। अंजलि में लेकर सुमन मन में श्रद्धा भाव पुष्पांजलि अर्पण करो, भोले बाबा आप करो श्री श्री शिव महापुराण की और सब माघ के महीने में विश्व कल्याणार्थ। और एक और बात की भिलाई वासियों को बड़ी खुशी हुई कि भगवान शिव के बड़े प्रिय और उनके आराध्य भगवान राम मंदिर में विराज गए, तो सब लोगों को बड़ी इच्छा थी कि जो है उनके उपलक्ष्य में, और पूर्व में भी ये बात घोषित हो चुकी थी कि यहाँ पर शिव पुराण होगा। तो बड़ा ही सुंदर आयोजन हुआ। हमारी श्रद्धा भक्ति महिला समिति
और समस्त सहयोगी जैसे हमारे गोपी शर्मा जी भी सहयोगी हैं श्रद्धा भक्ति महिला समिति के, और हमारे सब ये शिष्य हैं, दीक्षांत शिष्य हैं, और बाकी सब उनकी श्रीमती जी और बाकी सब श्रद्धा भक्ति महिला समिति से, और हमारे जहाँ मैया सब लोग यहाँ पर उपस्थित, सबने बड़ा आनंद लिया। राम गोपाल शर्मा, गोपी शर्मा, इस श्री हनुमान मंदिर महिला भक्ति, श्री हनुमान मंदिर श्रद्धा भक्ति महिला समिति, इनके साथ उनके सहयोग के लिए जुड़ा हूँ कि ये कार्यक्रम आगे से आगे और सनातन के लिए भी, और श्री शिव महापुराण भगवान शंकर जी की कथा थी, इसलिए पूरे हाउसिंग बोर्ड के अंदर एक ऐसा वातावरण हुआ जो शिवमय हो गया। और 25 तारीख को इसकी कलश यात्रा थी, 26 तारीख गणतंत्र दिवस के दिन जो बहुत बड़ा महोत्सव था हमारा गणतंत्र दिवस, उस दिन से यह कथा शिव महापुराण यज्ञ का प्रारंभ हुआ, और कल 1 फरवरी को इसकी कथा होगी और इसका हवन होगा, और उसके बाद 2 बजे से भंडारा, जिसमें आप लोग भी सादर आमंत्रित हैं, और सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। लगभग 7 से 10 हज़ार लोगों का भंडारा ये इस श्रद्धा महिला भक्ति की तरफ से ही है। इनका बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं, इनके अथक प्रयास से ये कार्य हुआ है। सर्वज जी पहली कार्यक्रम है किसके पहले हुई? ये इससे पहले श्रीमद् भागवत जी की कथा हुई थी, पिछली बार 31 दिसंबर से चालू हुई थी, और इसको शिव महापुराण को हमें श्रावण मास में कराना था, लेकिन हमारी भाभी जी का स्वर्गवास हो गया था, इसलिए हम उसमें सहभागी नहीं हो सके, इसलिए ये लेट हो गए, अभी चालू हुआ। और इस महिला समिति में मेरी धर्मपत्नी है मनोज देवी शर्मा, इसलिए मैं भी इनके साथ लोग सबके सहयोग से ही किए हैं, और प्रभु की कृपा इतना हुई कि अच्छे से बरस रहे हैं। और जो हमारे गुरु जी हैं और गोपी भैया जी हैं, उन लोग के बिना हाथ से हम लोग कुछ नहीं कर सकते, और प्रभु जैसे भी सबका हो कल्याण हो रहा है, सबका मंगलमय हो रहा है, और बहुत अच्छा आनंद लग रहा है हम लोग को, श्रद्धा भक्ति में लग रहा है। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।